हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ फोटोन फाउंडेशन। तो आज से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी, जिस आप रेगुलर टच में रहिएगा, आपको रेगुलरली इसके लेक्चर्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। बायोलॉजी का चैप्टर 4 है ये। तो इस चैप्टर में अब हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये 4 से 5 लेक्चर में जाएगा चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से ही। सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चलिए डिस्कस करने से पहले चैप्टर का नेम ही डिस्कस कर लेती हैं कि हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है। क्योंकि कुछ भी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है इस चैप्टर में, दैट इज हेरिडिटी। कि हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी होता है बेटा कैरेक्टर्स का या जीन्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, जो है वो हेरिडिटी होती है। वो जीन्स करते क्या है? इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वो कैरी करेंगी। अब जैसे हम नॉर्मली देखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे किसी बेबी को हम देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये अपने पापा के जैसा दिख रहा है, अपनी मम्मी जैसा दिख रहा है, इसकी आंखें अपने पापा जैसी हैं, इसके तो जो फेस है वो कुछ फीचर्स इसके अपने मम्मी जैसे हैं। तो वो हम किस बेस पे कह रहे हैं? वो हम कहते हैं क्योंकि उसके जो जीन्स हैं वो जीन्स कैरी करे गए हैं मदर से लेके बच्चे में या फादर से बच्चे में, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है कि जी इस बच्चे की आंखें जो हैं वो फादर से मिल रही हैं, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फादर से गई है बच्चे में। या उसको सपोज करो हाइट जो है वो उसकी अपनी फादर पे जा रही है, तो वो जीन्स हैं हाइट के जो फादर से गए हैं बच्चे में। और वो इन्फॉर्मेशन किस में थी? डीएनए में, क्रोमोसोम्स में, डीएनए में वो इन्फॉर्मेशन थी। तो वो है हेरिडिटी की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कोई कैरेक्टर्स जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। और जो हमने यहाँ पे बात की है डीएनए, अभी अभी बोला हमने यहाँ डीएनए, जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, वी ऑल नो दैट। तो जो ये डीएनए है, दिस इज द प्रिंसिपल हेरिडिटरी मटीरियल। ये हेरिडिटरी मटेरियल है डीएनए। अब हेरिडिटी जो है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जा क्यों रही है? ये जाती है ताकि अर्थ पे जो है वो कॉन्टिन्यूटी बनी रहे किसी स्पीशीज की। सपोज करो कि अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं जा रही होती, ब्लैंक हो जाते, तो क्या वो सरवाइव ही नहीं कर पाते? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल को कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन होता है? डीएनए होता है। इसीलिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए का जाना बहुत जरूरी होता है। चलिए, अब उसके बाद हमारे पास सेकेंड जो टर्म आ रही है, दैट इज इवोल्यूशन। चलिए इवोल्यूशन की बात करें, यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारी इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व होना, यहां मैं लिख रही हूं इवॉल्व। अब इवॉल्व होने का मतलब क्या होता है? इवॉल्व होने का मतलब होता है कि अडेप्ट हो जाना, चेंजेस लेकर आना अपने वातावरण के अकॉर्डिंगली, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जब कोई चीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बनती हुई चली जाती है, उसको कहते हैं इवोल्यूशन। तो अब इवोल्यूशन की हम बात करें, आपको चलो अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इवोल्यूशन क्या है। तो एक हम मेंटोस की ऐड देखते हैं ना, कि जिसमें क्या होता है, वो चिंपैंजी होता है, वो मेंटोस खा रहा होता है, उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है और फिर वो ह्यूमन बीइंग बन जाता है, आग जला रहा होता है, और चलते चलते फिर वो क्या है, 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है। यही कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे एंड ऑल। तो वो क्या हुआ है, जो पहले वो बंदर जैसे थे, 4 पैर पे चलने वाला था, और आज ह्यूमन बीइंग 2 पैर पे चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, 4 पैर से 2 पैर का जब वो हुआ है तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। सीरीज ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड विद टाइम आर कॉल्ड एज इवोल्यूशन। कि समय के साथ जब किसी ऑर्गेनिज्म में कोई बदलाव आते चले जाते हैं, लगातार कांस्टेंट चेंजेस, उसको हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ एक बार थोड़ा सा चेंज आया और वो वापस पहले जैसा हो गया तो हम उसे इवोल्यूशन कहेंगे। नो, जब लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं और वो चेंजेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जाते जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। सो ये हमारा चैप्टर का कंसेप्ट हो गया क्लियर कि हेरिडिटी क्या होती है, इवोल्यूशन क्या होती है। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हेरिडिटी का मतलब तो चलिए हमने समझ लिया, यहाँ अब हेरिडिटी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हेरिडिटी के कुछ रूल्स थे जो कि दिए थे जॉर्ज जॉनसन मेंडल ने। जॉर्ज मेंडल कहते हैं और बुक्स में यूजुअली से जीजे मेंडल लिखा हुआ मिलता है, तो मैं इसे यहाँ जीजे मेंडल ही लिख देती हूँ। जीजे मेंडल। तो जो ये जीजे मेंडल है, इसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं।
सो जीजे मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये क्वेश्चन जो है पीएमटी तक पूछ लेते हैं कई बार कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जॉर्ज जॉनसन मेंडल, आपके बोर्ड एग्जाम्स में 1 नंबर में पूछा जाए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जॉर्ज जॉनसन मेंडल या जीजे मेंडल। अब जीजे मेंडल की चलिए बात करते हैं। तो जीजे मेंडल जो है वो ऑस्ट्रियन जो है रिसर्चर था, ऑस्ट्रिया का था वो, AUSTRIA, ऑस्ट्रिया। अब जो ये जॉर्ज जॉनसन मेंडल है, ये एक रिसर्चर होने के साथ साथ बहुत अच्छा मैथमेटिशियंस भी था। मतलब कि क्या है, इसका जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तभी ये कैलकुलेशंस बहुत अच्छी करता था। कि ज़रूरी नहीं है कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपका मैथ्स खराब हो, नहीं। जॉर्ज मेंसन जो मेंडल है उसका मैथ्स बहुत अच्छा था। तो जो ये बायोलॉजी पढ़ते हैं उनका मैथ्स होना जो है अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पीएमटी करने वाले हो, अगर बायोलॉजी पढ़ने वाले हो आगे, तो फिजिक्स भी चाहिए, केमिस्ट्री भी चाहिए, कैलकुलेशन वहाँ भी करनी पड़ती है, अभी भी करनी पड़ती होंगी। सो इट डजेंट मीन कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मैथ्स छोड़ देंगे, आगे बायोलॉजी ले लेंगे 11th-12th में। यू कैन नॉट अवॉइड मैथ्स, कभी भी नहीं। तो मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। और जॉर्ज जॉनसन मेंडल ने यही बात बहुत अच्छी की थी कि उसका मैथ्स बहुत अच्छा था। चलिए अब आगे क्या है कि जॉर्ज जॉनसन मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उसने ये एक्सपेरिमेंट्स जो है एक सिर्फ छोटी सी जगह, वो जैसे ये चर्च में फादर होते हैं ना, तो इसी तरह से वो एक चर्च में फादर था वहाँ पे। तो उसने उसके वहाँ की बस एक छोटी सी फील्ड में, मतलब क्यारी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे उसने एक्सपेरिमेंट कैरी किए, और उसके बेस पे फिर उसने अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। अब क्या किया था कि जॉर्ज जॉनसन मेंडल ने जो है 1868 1868 में 1868 से 1873 5 साल तक एक्सपेरिमेंट किए ही उसने। और इन 5 साल में उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है अपने पब्लिश भी करवा दिए, लेकिन मत कि लोगों को उसको पता चले कि भाई मैंने ये काम किया है, देखो मैंने ये पता किया। लेकिन उसका काम किसी ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इन चीज़ों को इतनी वैल्यू नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद 1900 समथिंग में 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डी वेरिस, कैरन्स और शर्मैक। इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल का काम दोबारा से पढ़ा, दोबारा से उसको पब्लिश किया। उस टाइम पे मेंडल के काम को सराहना मिली, मेंडल के काम को जो है नोटिस किया गया कि जॉर्ज जॉनसन मेंडल ने ये काम किया था, मतलब उसके मरने के बाद उसके काम को रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके बाद फिर उस पे जो है स्टडी करी गई, और मेंडल की स्टडीज पे 3 लॉज दिए गए। अपने जब सारे काम कर लिए गए तो मेंडल ने जो है 3 लॉ दिए गए, और ये 3 लॉ हमेशा पेपर में आते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आएंगे, 4 नंबर में भी आएंगे, और 5 नंबर में भी आएंगे, एंड इवन जो टिक द फॉलोइंग है उनमें भी आ सकते हैं। तो मेंडल ने जो 3 लॉ दिए थे उनमें से फर्स्ट जो लॉ था दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड जो लॉ दिया था दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड उसने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब जो ये उसने 3 लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो लॉज उसने दिए हैं ये अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे, और उनके बेस पे उसने इनको लॉज बनाया था कि इस तरह के ये कुछ लॉ हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेंडल ने जो है एक्सपेरिमेंट किया क्या था, कि किस चीज़ पे किया था, क्यों किया था। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था, पी, मटर का पौधा है, पी प्लांट को उसने सिलेक्ट किया था। पी प्लांट वॉज सिलेक्टेड। अब उसने पी प्लांट, सबसे पहली बात उसने मटर का पौधा सेलेक्ट क्यों किया, वो कोई और पौधा भी सेलेक्ट कर सकता था, नीम पीपल क्यों नहीं चूज कर लिया उसने, इसका भी एक रीजन है। और ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, क्लास 12th तक आता है, पीएमटी में भी आता है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला जो इसका रीजन था कि उसने पी प्लांट जो सिलेक्ट किया उसका ये था कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो है इसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल।
शॉर्ट लाइफ साइकिल में यहां मतलब है कि एनुअल है प्लांट। अब यहाँ एनुअल का मतलब एक साल नहीं है। एनुअल वैसे तो हम एक साल कहते हैं, यहाँ पे जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या आप बॉटनी पढ़ रहे हैं वहां यहाँ पे अगर एनुअल दिया हुआ है, यहाँ इसका मतलब क्या होता है, सीजन। मतलब एक सीजन में मटर आती है। आपको भी पता है मटर हमारे यहाँ सर्दियों में आती है और फरवरी मार्च तक आते आते मटर खत्म हो जाती है। अभी तो बहुत महंगी चल रही है, दिस इज नवंबर। तो नवंबर में कितने 70-80 रुपए किलो मटर, 60 रुपए किलो मटर चल रही है। थोड़े टाइम के बाद 20 रुपए किलो भी बिकेगी क्योंकि बहुत ज्यादा मटर हो जाएगी। फिर से वापस 100-150 रुपए किलो हो जाएगी क्योंकि मटर चली जाएगी। तो क्या होता है, सीजनल है, एक पर्टिकुलर सीजन में मिलती है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल कितनी है, 4 मंथ्स। 4 से 5 महीने मटर आती है फिर वो चली जाती है। मतलब इसको स्टडी करना बहुत आसान है। हम सोचे कि चलो ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हम पढ़ लेते हैं, तो क्या 4-5 महीने पढ़ी, अगले सीजन में फिर देख लेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि ह्यूमंस पे अगर वो स्टडी करने लग जाता, एक जनरेशन देखी, दूसरी जनरेशन वो पढ़ने से पहले ही वो मर जाता। तो इसीलिए ऐसा प्लांट चूज किया जिसकी लाइफ साइकिल छोटी है, सीजनल है, ठीक है। उसके बाद उसने दूसरा जो कैरेक्टर देखा वो क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, यहां कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब है क्या, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब है कि जो उसके कैरेक्टर्स है ना वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे एक प्लांट तो बिल्कुल लंबा, उसका अपोजिट बिल्कुल छोटा। एक फ्लावर जो है वो पर्पल कलर का, दूसरा फ्लावर जो है वो व्हाइट कलर का। तो इस तरह से उसने ये देखा कि उसमें कैरेक्टर्स बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो उन कैरेक्टर्स को पढ़ पाना बहुत आसान था, ठीक है। तीसरा था इजी हैंडलिंग। इजी हैंडलिंग कि उनको संभालना बहुत इजी है, जगह कम चाहिए मटर के पौधे को, देख रेख आसानी से इजीली हो सकती है। ये हो गया। फोर्थ उसका एक और रीजन, फिर फोर्थ क्या था, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ। अब फोर्थ रीजन उसका क्या था, क्रॉस पॉलिनेटिंग था। एंड सेल्फ पॉलिनेटिंग। मतलब कि आपस अपने आप अपने ही फ्लावर के साथ भी पॉलिनेशन कर सकता है, अपने प्लांट के साथ ही, और दूसरे जो फ्लावर्स हैं उनके साथ भी पॉलिनेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो ये इसको हैंडल करना भी इजी था और इसमें पॉलिनेशन भी पॉसिबल थी। एक इसका ये हो गया। इसको जगह कम चाहिए थी, तो इतने 4 कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए कि इसको इस तरह से करना बहुत आसान था। और एक एडवांटेज जो उसको मेंडल को रहा कि भाई इसको मटर को चूज करने का उसको एडवांटेज था जो उसको नहीं पता था, लेकिन जो आज हमें पता है वो क्या था, इसके क्रोमोसोम नंबर जो है वो 7 है। 7 क्रोमोसोम्स हैं इसके। एंड ट्रेड्स जो हैं, जो उसने ट्रेड्स सेलेक्ट किए वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, कि जो वो जीन्स थे जो उसने सेलेक्ट किए थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। इसी वजह से उनके साथ काम करना इजी हो गया ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहेंगे तो आप इजीली अपने नोट्स बना सकते हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं जितना ज़्यादा हो सके लिखूं, ताकि आप जो है सुनने के साथ साथ लिख भी सके। सो इन केस अगर आपका मन है कि आप लिखना चाहते हैं तो आप साथ में लिख सकते हैं। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जो चीज़ समझ में आ रही है, मैं अगर इसको इस तरह से लिख रही हूँ तो जैसे आपको समझ में आ रहा है आप अपनी लैंग्वेज में भी नोट्स बनाएं साथ साथ, ताकि आपको जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो लिखने से और ज़्यादा याद होती हैं। और जब हम पढ़ते हैं तो अपनी लैंग्वेज का लिखा हुआ हमें ज़्यादा अच्छे से याद होता है। सो बुक्स में आपको इस तरह से लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने समझा था, उसके बाद आज मैं इसे यहाँ अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ। तो आप जो चीज़ समझेंगे और जब उसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो टीचर को वो चीज़ समझ में आनी ज़्यादा आसान होती है। चलिए, अब उसके बाद है कि 7 कैरेक्टर्स जो उसने लिए वो कौन से लिए थे। सो कैरेक्टर स्टडीड, कि उसने कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टडी करे थे। टोटल उसने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे। सबसे पहला जो था दैट वाज प्लांट हाइट, कि प्लांट की हाइट कैसी है, प्लांट
हाइट। दूसरा उसने लिया था फ्लावर कलर। तीसरा उसने लिया था फ्लावर पोजीशन। फोर्थ उसने लिया था पॉड कलर। फिफ्थ लिया उसने पॉड शेप। सिक्स लिया उसने सीड कलर। और सेवेंथ उसने लिया था सीड शेप। तो ये कैरेक्टर्स जो है मेंडल ने पी प्लांट में देखे थे और उनको फिर स्टडी किया था। और उसने जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे थे वो क्या थे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो देखे थे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। कॉन्ट्रास्टिंग जो देखे थे वो क्या थे? प्लांट की हाइट या तो कैसी थी? टॉल, या तो प्लांट लंबा है, या दूसरा कौन सा है? ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बोना, बोना, या फिर हम इसको कह सकते हैं शॉर्ट। यहीं लिख देती हूँ साथ में छोटा सा शॉर्ट, ताकि याद रहे कि ये क्या होता है। ठीक है। सेकंड था फ्लावर कलर, कि फ्लावर का कलर क्या होगा। तो पी में, मटर में दो तरह के फ्लावर मिलते हैं, पर्पल और दूसरा कौन सा होता है? व्हाइट। उसके बाद उसने देखी थी फ्लावर की पोजीशन, कि फ्लावर जो है वो किस तरह से अरेंज होगा। तो वो होता है एक्सिलरी एंड टर्मिनल। पॉड का कलर देखा उसने, कि भाई जो फली, मटर की फली होती है उसका रंग कैसा होगा। ठीक है। उसके रंग में क्या था? पॉड कलर में ग्रीन एंड येलो। पॉड की शेप डोमिनेंट जो होती है वो स्मूथ एंड कंस्ट्रिक्टेड। सीड कलर येलो एंड ग्रीन। सीड शेप राउंड wrinkled। तो ये वाले कैरेक्टर्स थे जो उसने देखे कि इस तरह के कैरेक्टर्स भी होते हैं। और ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिखे हैं मैंने, बिल्कुल आमने सामने जो लिखे हैं, बिल्कुल उसके उल्टे, कि बड़े का उल्टा बिल्कुल, लंबे का उल्टा छोटा होता है, पर्पल का उल्टा यहाँ पे वाइट है, एक्सिलरी का उल्टा टर्मिनल है। अब आपको डाउट आ रहे होंगे एक्सिलरी और टर्मिनल में, चलिए इनको हम मार्क कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होते हैं एक्सिलरी एंड टर्मिनल। दो डाउट्स, एक ये हो गया। उसके बाद पॉड की जो फली है उसका रंग कैसा है? ग्रीन एंड येलो। अब आपको यह सोच रहे होगे कि येलो कलर कैसे होता है, मटर की फली येलो तो हमने नहीं देखी ज्यादा, ये भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद पॉड शेप स्मूथ एंड कंस्ट्रक्टेड, तो यहाँ कंस्ट्रक्टेड नहीं समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है सीड कलर येलो और ग्रीन, हमने तो मटर की सारी ज्यादातर जो दाने हैं वो ग्रीन के देखे हैं, येलो तो नहीं देखे हुए, तो वो भी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद सीड शेप देखिए राउंड एंड रिंकल्ड। चलो ये देखते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, एक एक चीज डिस्कस करते चलते हैं कि कैसे क्या होता है। चलिए, तो मटर का पौधा बना रही हूं मैं, ऐसा नहीं होता लेकिन मैं बना रही हूं इस तरह का, मेरा मटर का पौधा ऐसा ही है। ठीक है। एक मटर का पौधा ये है और एक मटर ये वाली है, ये लीव्स बना रही हूं। और एक आधे जिनको ये लग रहा है कि मैम मटर का पौधा ऐसा नहीं होता, तो बेटा मटर का पौधा ऐसा नहीं होता है, रियल में जो पौधा अलग होता है, लेकिन हमें चाहिए, हमें सिर्फ पौधे से मतलब है, क्योंकि हमें उसकी पोजीशंस देखनी है कि कैसी क्या होती है। ठीक है। तो इसीलिए इसी को हम मटर का पौधा मान लेंगे। और मैम ने कहा है कि मान लो तो मान लो, कोई जिद नहीं करनी कि नहीं इस तरह का नहीं होता और उस तरह का नहीं। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा डाउट था यहाँ पे, अगर हम आए कि फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी या टर्मिनल। अब एक्सिलरी क्या होता है और टर्मिनल क्या होता है? चलो, एक्सिलरी का मतलब है एक्साइल में, एक्सिस में किसी चीज के, जैसे ये लीफ है ना, तो इसके यहाँ पे ये मटर का की पॉड लग गई है, ये मटर का वो है
फली है ये मटर की, ठीक है। ये है एक्सिस में, तो यहाँ पे इसको मैं लिख रही हूँ एक्सिलरी। ये हो गई एक्सिलरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर था टर्मिनल वाला, कि जो रिसेसिव कैरेक्टर, अच्छा रिसेसिव डोमिनेंट मैं वर्ड बोल रही हूँ ना, रिसेसिव डोमिनेंट हम आगे डिस्कस करेंगे ये चीज। दूसरी पोजीशन ली टर्मिनल वाली, कि टर्मिनल कहाँ है, यहाँ पे है ना ये, कि एक मटर की फली यहाँ लगी हुई है सपोज ये, या फिर ये सोच लो कि इसकी ब्रांच निकली हुई है अलग से, ये भी इसकी टहनी निकली हुई है, और इस टहनी के कोने में यहाँ पे आगे फली लगी हुई है, ये फिर से फली लगी हुई है, पॉड लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी टर्मिनल, की जो बिल्कुल कोने पे, जहां पे बिल्कुल एंड पे जब फली आ रही है तो वो क्या होती है टर्मिनल। एक तो हो गई ये वाला डाउट, क्लियर हो गया कि क्या एक्सिलरी होता है, क्या टर्मिनल होता है। चलिए उसके बाद हमारा सेकंड जो डाउट था, दैट वाज सीड कलर, पॉड कलर येलो या ग्रीन। तो कई बार आपने इस तरह की सीड देखी है जिनमें वैसे तो वो हरी हरी होती है, लेकिन सूख के वो हल्की हल्की ना उनमें पीलकपन आई होता है, हल्का हल्का येलोइश टिंच होता है, हल्का सा टिंच, तो उसको हम येलो कलर मानते हैं। वो प्योरली येलो नहीं होता, लेकिन येलोइश शेड में आ जाती, व्हाइटिश व्हाइटिश से, बिल्कुल यूं कहते हैं ये मटर तो पकी हुई है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है उसका कलर होता ही इस तरह का हो, तो वो होती है येलो। उसके बाद फिर आपका आ रहा है पॉड शेप, स्मूथ एंड कंस्ट्रिक्टेड। चलिए स्मूथ और कंस्ट्रिक्टेड पे आते हैं, यही बता देंगे। तो मटर किस तरह की देखते हैं, एक तो हमें मटर जो है वो बहुत सुंदर सी मटर की फली है जो हमें मीठी मीठी लगती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में, इस तरह की। ये तो है स्मूथ। और दूसरी मटर की फली कई बार हमें देखने को मिलती है इस तरह से, ऊपर खाबर सी है, थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी सी, दिस इज कंस्ट्रिक्टेड। आई होप ये समझ में आ गया कि जो पॉड की शेप है वो किस तरह से होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डाउट था वो था सीड कलर। तो सीड कलर में क्या होता है, कई बार येलो कलर की जो सीड होती है वो बहुत कम आती है, तो मटर का जो दाना है वो कई बार येलो भी होता है। ग्रीन तो हम यूजुअली यूज करते ही है, येलो कलर का भी आता है, लेकिन हमें देखने को कम क्यों मिलता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए उसके बाद फिर आता है आपका सीड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड एंड रिंकल्ड जो सीड कलर है, सॉरी सीड शेप है, उसको डिस्कस करना बहुत आसान है। हमें जो मटर के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से लगते हैं, वो होते हैं ये, ठीक है। ये तो है राउंड। और जब रिंकल्ड की बात कर रहे हैं तो कई बार हमें बहुत सूखे सूखे से दाने मिलते हैं जिनको हम खाना भी पसंद नहीं करते, क्यों सोचते हैं ये तो सूखा हुआ है, लेकिन वो क्या होता है रिंकल्ड होता है। तो इस तरह की जब शेप है तो वो क्या हो जाएगी रिंकल्ड हो जाएगी। तो ये सारे वो कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल ने यूज किए थे अपनी स्टडी के लिए, और इन कैरेक्टर्स को आई होप ये समझ में आ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया क्या था। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, दो प्लांट्स में क्रॉस करवाई गई है, और मोनोहाइब्रिड में है यहाँ पे मतलब एक कैरेक्टर एक टाइम पे लिया गया है। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन ओनली सिंगल ट्रेट is considered during a cross, such a cross is called as
मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सच अ ट्रेट इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि कोई ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर या एक ही ट्रेट को, एक ही गुण यानी कि ट्रेट है, उसको जब हम कंसिडर करेंगे तो उस क्रॉस को हम क्या कह रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। तो मेंडल ने की अगर हम क्रॉसेस की बात करें तो मेंडल ने क्या किया है, एक टाइम पे एक ही ट्रेट को कंसिडर किया सबसे पहले। सपोज करो उसने जो पहला कैरेक्टर लिया वो हाइट ले लिया, फर्स्ट कैरेक्टर उसने या ट्रेट जो है वो ली थी हाइट, HEIGHT, उसने हाइट के लिए ले लिया। तो उसने क्या किया, सबसे पहले प्योरली होमोजाइगस प्लांट्स या प्योर प्लांट्स वर क्रॉस्ड टुगेदर एंड रिजल्ट्स वर टेकन, कि उसने सबसे पहले प्योर प्लांट्स को, मतलब कि प्योर क्या, जिसमें दोनों जीन्स जो हैं एक जैसे हैं। बेटा हर एक ट्रेट में क्या था, 2 अलील्स होते हैं, ठीक है। बाकी have 2 factors responsible for a trait। कि भाई किसी भी कैरेक्टर के लिए ना 2 फैक्टर होते हैं और इन फैक्टर्स को क्या कहा जाता है, अलील कहते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को कहा जाता है अलील। अब हर ट्रेट के लिए टोटल अलील यहाँ पे कितने हैं, मेंडल वाले केस में 2, सो 2 अलील्स आर हियर फॉर ईच ट्रेट। मेंडल के केस में यहाँ पे फॉर ईच ट्रेट, हर ट्रेट के लिए यहाँ पे 2 अलील्स रिस्पॉन्सिबल है। अब हाइट की अगर हम बात कर रहे थे तो चलिए हाइट की जब हम बात करते हैं तो क्या लिया उसने, प्योर प्लांट्स लिए, मतलब कि जो जीन्स हैं, जो 2 अलील्स हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है। तो हाइट के लिए टॉलनेस टी, कैपिटल टी कर लेते हैं। तो उसने क्या लिया है हाइट के लिए, कैपिटल टी प्लांट, कैपिटल टी, ये एक प्लांट हो गया। दिस वॉज क्रॉस्ड विद स्मॉल टी। उसने इस तरह से लिया कि भाई जो टॉल प्लांट था उसका उसने क्रॉस करवाया है ड्वार्फ प्लांट के साथ। और उसने क्या देखा है इस क्रॉस में, उसने क्या किया है कि जब ये क्रॉस हुआ टी तो सबसे पहले बनेंगे, हर प्लांट से गैमीट बनते हैं, क्योंकि ये प्लांट कैसा है, डिप्लॉयड है। पहले पेरेंट प्लांट डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से जब जेनरेशन में बेटा जब क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होगा तो उस टाइम पे मियोसिस होती है, मियोसिस से गैमीट्स बनेंगे, हाफ क्रोमोसोम नंबर जाएंगे, तो जो गैमीट्स बनते हैं वो कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड। तो जब वो हैप्लॉइड हो रहे हैं तो इसके गैमीट्स बने हैं, इसका टी आ गया, दूसरे वाले का भी टी बन गया। उधर से फिर क्या है, ड्वार्फ वाले प्लांट ने भी अपने 2 गैमीट बनाए, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इनका जब क्रॉस करवाया है तो क्रॉस में क्या है, इनकी अब मिक्सिंग होगी, तो ये वाला टी जो है वो क्रॉस करेगा इसके साथ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। दूसरे में क्या है, ये करेगा इसके साथ क्रॉस, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इधर से ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, उधर से एक देखा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब उसने ये चीज देखी, अब यहाँ पे होती है, हम इसे कहते हैं F1 जेनरेशन, पहली जेनरेशन, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। अब इस फर्स्ट फिलियल जेनरेशन में उसने क्या देखा कि बेशक उसने प्योर टॉल प्लांट्स लिए थे कि वो हर बार टॉल आ रहे हैं, मतलब जो सबसे लंबे प्लांट उसने जब लिए और फिर छोटे प्लांट्स का क्रॉस कराया गया। F1 जेनरेशन में उसने क्या देखा, ऑल प्लांट्स वर टॉल, ऑल टॉल, सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो टॉल आए हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे उसने क्या बताया कि जब 2 होमोजाइगस, प्योरली टॉल प्योरली ड्वार्फ, उनको जब क्रॉस करवाया जाता है फर्स्ट जेनरेशन में, जो जीन सबसे ज्यादा एक्सप्रेस करता है, जो कि प्योरली एक्सप्रेस करता है, दूसरे को दबा देता है, दैट जीन इज कॉल्ड एज, दैट अलील इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा था, टॉल वाला, कैपिटल टी। सो कैपिटल टी जो है दैट इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, कि वो जो ड्वार्फ वाले को एक्सप्रेस नहीं करने देगा, उसको दबा देगा उसके एक्सप्रेशन को। तो यहाँ से उसने दिया अपना पहला लॉ, एंड दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो उसने यहाँ से दिया
लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या बताया है कि जब क्रॉस करवाया जाता है, व्हेन देयर इज अ क्रॉस, व्हेन टू प्योर प्लांट्स, यहां पे लिखेंगे हम प्योर प्लांट्स, व्हेन टू प्योर प्लांट्स या कैरेक्टर्स, यहां when two pure plants were crossed with two pure plants having contrasting characters, बिल्कुल उल्टे कैरेक्टर्स होंगे जिनके, having contrasting characters, या फिर क्या कह सकते हैं ट्रेड्स, contrasting characters या फिर traits were crossed with each other, were crossed the gene या allele, the allele which expressed in the F1 generation is dominant, is dominant, whereas, चलिए आगे लिख लूंगी इसको, तो उसने क्या कहा है कि जब दो प्योर प्लांट्स को जिनके की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, बिल्कुल उल्टे कैरेक्टर्स लिए गए हैं, उनको जब आपस में क्रॉस कराया गया, सिर्फ एक ट्रेट कंसीडर की गई है यहाँ पे, और उनको जब क्रॉस कराया गया तो जिस अलील ने F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस किया गया है वो क्या है, डोमिनेंट है, whereas the other is recessive। अब रिसेसिव कौन सा है, विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, कब नहीं किया, इन F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में क्या नहीं किया उसने, F1 जनरेशन में डू नॉट एक्सप्रेस। तो वो होता है रिसेसिव। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक लॉ पूरा हो जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस का फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जब हमने क्या है, प्योर प्लांट्स को लिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, एक ट्रेट ली है एक टाइम पे, और प्योर प्लांट्स को जब क्रॉस करवाया है उस टाइम पे जब जो जीन F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है सारे प्लांट्स में, वो क्या है, डोमिनेंट है। और जो दूसरा बच गया जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, पेरेंट्स में था वो जीन, पेरेंट्स में वो ट्रेट था, जब हमने पहले वाली क्रॉस देखी है, यही देख लेते हैं कि एक पेरेंट छोटा था, ठीक है, तो इनकी हाइट इंटरमीडिएट नहीं आई, सिर्फ उसके वाली हाइट आई है लंबी। सपोज करो इसकी हाइट जो है 4 फीट आई है, ठीक है, और ये ड्वार्फ हमने ले लिया था 1 फीट का, ठीक है। इस हिसाब से क्या है, एक 4 फुट वाला इसने दिया, 1 फुट वाला इसने दिया, कि चलो 2 फुट इसकी तरफ से आ गया, आधा इसकी तरफ से, तो प्लांट की हाइट होनी चाहिए थी 2.5 फुट, लेकिन यहाँ पे हर प्लांट की हाइट आई कितनी है, 4 फीट, पहले वाले के जितनी। मतलब कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 फीट और स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है 1 फुट के लिए। तो हुआ क्या है, लेकिन एक्सप्रेस किसने किया है, 4 फुट वाले ने, कैपिटल टी ने, मतलब वो डोमिनेंट है। और जो दूसरा बच गया स्मॉल टी जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो क्या है, रिसेसिव। सो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस।
अब उसके बाद बच जाता है हमारा लॉ, आगे 2 लॉ और हैं और कुछ और भी कैरेक्टर्स वाले जो हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन। और जो भी आपके डाउट्स हैं यू कैन कमेंट इन द बॉक्स और आपके क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे।